बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आज फिर हमने ज़हमत दी है हरदिल अज़ीज़ नईम ख़ान साहब को कि कुछ टाइम हमारे लिए निकालें और हम इनकी ख़ूबसूरत बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब शुक्र अल्लाह खैरियत का, है? मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? जी, अल्लाह करीम का बहुत एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। माशाल्लाह। नाज़रीन, आज जो टॉपिक है, टॉपिक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है नाज़रीन। और इस टॉपिक को जैसे कि हमारी कौम को मतलब दहला के रख दिया है। यानी कि जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जिन पे आप एतमाद कर रहे होते हैं, जिनको आप मतलब अपना मसीहा समझ रहे होते हैं, और वही अगर आपके उस एतमाद के साथ खिलवाड़ करें या उसको तोड़ें या उसके साथ इतना भोंडा मजाक करें कि वो बियरेबल ना हो। नाज़रीन, आजकल जो ख़बरों में है बात वो ये कि कुछ ऑडियो लीक्स हुई हैं और वो ऑडियो किसी की कोई समझ लें कि कोई मोहब्बत भरी बातें नहीं हैं, दो लवर्स की आपस की बातें नहीं हैं। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो हमारे मुल्क का फ़ैसला करने वाले लोग हैं, जिनके हाथों में हमने अपने मुल्क की डोरें दी हुई हैं। नाज़रीन, ये वो चंद एक मखसूस अफराद हैं कि जिनके ऊपर हम इस तरह डिपेंड कर रहे हैं, शायद चाहते हुए या ना चाहते हुए। ये तो मतलब अल्लाह करीम बेहतर जानता है, या हम लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं पर्सनली एक बात करता हूँ कि ये वो लोग हैं कि जिनको ना चाहते हुए भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम अच्छे की तलाश में बार बार उन उन निकम्मों को झेल रहे हैं, उन उन समझ लें कि ऐसे परेशान करने वाले अनासर को झेल रहे हैं, जिनको हम शायद ज़िंदगी में कभी उनको याद करना भी मुनासिब ना समझते हों। नाज़रीन, इन्हीं जो ऑडियो लीक हुई हैं, उन्हीं के ऊपर मैंने आज दावत दी थी नईम ख़ान साहब को कि वो हमें टाइम दें और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएं, क्योंकि ये जो आजकल के करंट अफेयर्स हैं, इनके ऊपर माशाल्लाह इनकी खासी नज़र होती है और ये बहुत बारीक बीनी से इन तमाम जो मामलात को देखते हैं। तो खान साहब, ये जो हमारे अभी एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिसमें ये जो हमारी ऑडियो लीक्स हुई हैं। अब वो ऑडियो, सबसे बड़ी पहली बात कि ये आखिर ये ऑडियो हम तक कैसे पहुंची, और उससे बड़ा सवाल कि आखिर ये वीडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा था और ये किस तरह हुई हैं, और इसके मतलब समरात क्या रहे हैं। और ये मैं बेशर्म तो खैर क्या कहूँ, हैं ज़रूर हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ जो है ना वो डिटेल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतनी मोहब्बत देते हैं, हमें अपना व्यू बयान करने का मौका देते हैं। आपकी मोहब्बत का, आपके बुलाने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो आते हैं हम आपके सवाल की तरफ। बेसिकली देखिए, ऑडियो लीक्स हुई, उनमें क्या बातें हुई, ये तो एक अलग टॉपिक है। सबसे पहली बात देखें कि ऑडियो लीक्स हो कहाँ से रही हैं। ऑडियो लीक्स होती रहती हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों की, सहाफ़ियों की, ब्यूरोक्रेट्स की, एमएनएस की, एमपीएस की, फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की, सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों की, प्लेयर्स की, एक्टर्स की, हर एक की होती रहती हैं। लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये ऑडियो लीक्स किसी आम पर्सन की नहीं, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म की हुई हैं, और वज़ीर आज़म हाउस से हुई हैं। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स हो जाने का मतलब ये है कि आपका कोई भी कौमी राज महफूज नहीं है। बिल्कुल। दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। बाहर के मुल्क से जो वुज़रा के डेलीगेशन आते हैं, जो सैनिटर्स आते हैं, जो उनके ये आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, या जिस भी किस्म के आर्मी से रेलिवेंट लोग आते हैं, डिफेंस से रेलिवेंट लोग आते हैं, वहाँ आपकी बात होती है। अगर आपका वज़ीर आज़म हाउस ही सिक्योर नहीं है, लोग आने से घबराएंगे। 100% बात है। क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंशियल टॉक डिस्कस होती है। अगर वहाँ से ही आपकी ऑडियोज़ लीक होना शुरू हो जाएंगी तो दुनिया आप पे कैसे ट्रस्ट करेगी? बिल्कुल सही बात।
बेसिक ये सबसे बड़ा इशू ये है कि ये ब्लेंडर वज़ीर आज़म हाउस से हुआ है, वहाँ पे ऐसी नेग्लिजेंसी हुई है जिसकी वजह से ये वीडियोस, ये ऑडियोज़ ये लीक हुई हैं। ऑडियोज़ तो आ चुकी हैं, सुना है वीडियोस भी आने वाली हैं, कहा नहीं जा सकता, सुनने में ये बात आ रही है। और ऑडियोज़ आएंगी, वीडियोस आएंगी, हो सकता है ये सिलसिला यहीं पे रुक जाए, कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन जो मौका की मुनासबत है उससे ऐसे ही लग रहा है कि अभी मवाद पीछे और भी है जो वन बाय वन, डे बाय डे डिस्क्लोज़ हो रहा है। असल इशू अब ये देखें कि पहली बात तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है कि आपका वज़ीर आज़म हाउस से चीज़ें लीक हो रही हैं। उसके बाद वही आप वाली बात कि जिन लोगों पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, ये उनकी ऐसी बातें लीक हुई हैं जिनसे हमारा ट्रस्ट टूट कर रह गया। यकीन तो हमें उन पे पहला भी वैसे कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन लग रहा था जैसे कुछ तो सिंसियरिटी होगी, आखिर वो भी पाकिस्तानी है, कुछ तो मोहब्बत होगी, लेकिन नहीं। सारी बातें, सारे बयानात, जो कुछ भी था एक प्री प्लान तरीके से था। जैसे पहली ऑडियो उनकी लीक हुई जिसमें बताया गया कि मरियम साहिबा अपने दामाद के लिए उन्होंने कोई पावर प्लांट्स मंगवाने हैं बाहर से, उसके लिए वो कोशिश कर रही हैं कि वो इंडिया के थ्रू आ जाए। हालांकि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है। हमने अभी तक टमाटर और प्याज इंडिया से नहीं मंगवाए, हालांकि आए वही हैं, चाहे वो थ्रू दुबई आए हों, ईरान आए हों, जैसे भी आए हों। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये लोग अपने मुफादात के लिए ट्रेड कर लेते हैं। आधा प्लांट एक आ भी चुका है जिसका हमें इल्म नहीं, इस ऑडियो लीक से पता चला कि आधा प्लांट पहुंच चुका है, आधा और मंगवाना। उनके वैसे मुशीर उनके मशवरा दे रहे हैं कि जी अभी आप ना करें, बाद में हम मंगवा लेंगे। इसहाक साहब आएंगे तो वो कुछ ऐसा करेंगे, उनके पास ज़रिए हैं, वो मंगवा लेंगे। अब देखें क्या इस बारे में होता है। ये तो एक बात की बात है, कुछ उन्हें हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए चाहिए, इत्तेफाक हाउसिंग सोसाइटी कोई बना रहे हैं इत्तेफाक पार्क के नाम से, वहाँ पे चाहिए, उसके लिए वो कह रहे हैं जी वो हम मंगवा लेंगे, एक मंगवा लेंगे, वो हम तुर्की से मंगवा लेंगे, फ़िलहाल आप रहने दें, ऐसा कर लें वैसा कर लें। दूसरी ऑडियो इससे ज़्यादा ख़तरनाक थी। उसमें मरियम साहिबा कह रही हैं कि चाचा जान देखा आपने मेरी तकरीर, आप बताएं कैसी थी। मरियम साहिबा हमें कह रही हैं आवाम को कि जब भी पेट्रोल या बिजली की प्राइसेस बढ़ती हैं तो मैं इसमें गवर्नमेंट का साथ नहीं देती, मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, मैं इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़ी हूँ। और वहाँ पे ऑडियो में वो कह रही हैं कि चाचा जान देखा आपने मेरी, कैसी थी मेरी स्पीच, बताइए ज़रा। चाचा जान कह रहे हैं हाँ बहुत बेहतरीन थी। मरियम साहिबा कह रही हैं कि आप पेट्रोल और बिजली की प्राइसेस बढ़ाइए, आप तो बहुत थोड़ी बढ़ाते हैं, ज़्यादा बढ़ाइए। मैं जी यहाँ पे खान साहब से जो है वो कता कलामी की माजरत चाहूँगा। यानी कि इतनी डटाई के साथ हम लोग इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं और हमें ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता। ये जो हम खेल रहे हैं खेल, ये उनके लिए बिज़नेस है जी, कि ये बिज़नेस जो हम कर रहे हैं, इस बिज़नेस से कितने करोड़ लोगों के साथ हम एक लम्हे के अंदर बहुत बड़ा और बड़ा भयानक किस्म का खेल जो है वो खेल जाएंगे। इसके समरात कई सालों तक जो है वो उनको भुगतने पड़ेंगे। और खान साहब ये बिल्कुल आपको हमने वहाँ पे बिल्कुल किया था। तो देखिए जी अब ये इस वीडियो से नाज़रीन जो है वो खान साहब तमाम चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं। ये तो उनकी मतलब कौम के साथ सिंसियरिटी या जो भी था, जो वो शो करना चाह रही थी, वो क्लियर होगी वो थी या नहीं थी। अब आते हैं तीसरी वीडियो की तरफ, जो आज की लेटेस्ट जो लीक थी वो थी। अब ये वन बाई वन आ रही है, पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा, करने के हो सकता है ये रुक भी जाए। मरियम साहिबा अपने चचा जान को कह रही हैं कि इमरान खान ने सेहत कार्ड लॉन्च किया है, ये बहुत अच्छा उसका इनिशिएटिव था। अब अवाम इसको बहुत पसंद कर रही है, उन्हें बहुत पज़ेराई मिल रही है इस चीज़ से। तो आप ऐसा करें कि इस सेहत कार्ड को जो है वो फंड्स की कमी की वजूहत बनाकर सेहत कार्ड बंद कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड। जिससे लाखों से करोड़ों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिससे हर गरीब, हर मतवसत तबका उससे फ़ायदा उठा रहा है। हमारे अपने दोस्त बाब में, अजीज़ों अकारिब में जो लोग, जिनकी हार्ट सर्जरी थी, जिनकी मतलब किडनीज़ के मामला थे, जिनके कई मामला थे, जो लोग अफोर्ड नहीं थे करते,
वो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लोगों ने लाखों के जो ऑपरेशन थे वो बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके सेहत कार्ड पर फ्री करवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट में तो होता ही है ना, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि आप देखें जैसे जिसकी हार्ट सर्जरी है उसको गवर्नमेंट 6 माह से 1 साल का टाइम दे देती है कि आप जी अभी रश बहुत है तो आपको 1 साल या 6 माह बाद या 8 माह बाद 10 माह बाद का टाइम मिलेगा। वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसकी कंडीशन इस तरह की होती है, वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में होता है तभी तो वो हॉस्पिटल आता है। अगर आप उसको 1 साल बाद का टाइम देंगे तो क्या पता वो 1 साल जिंदा रहेगा भी या नहीं। जी, कम से कम चले जाना तो उसने अपनी टाइम पे है, लेकिन कोशिश तो इंसान कर सकता है ना। वो उसको ये गिल्ट तो नहीं रहेगा, उसको ये उसके जो वरसान है उनको ये गिल्ट तो नहीं रहेगा कि हम इसका इलाज ही नहीं करवा सके। ठीक है, तो अब ये है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता वहाँ पे सेहत कार्ड पे जाके जो अर्जेंट ट्रीटमेंट ले सकता है। उसका 10 लाख तक खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ह्यूज अमाउंट है एक गरीब आदमी के लिए। लेकिन देखें अपने सियासी मुफाद के लिए उसको बंद करने के दर पे हर ऐसी चीज़ जिससे वो समझते हैं कि दूसरी पार्टी को कोई फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, वो उसको तबाह करना चाह रहे हैं सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए। लेकिन जो इनकी सूरत हाल है, ये जो इनके बाकी मामला हमें नज़र आए हैं, मुझे लगता नहीं कि अब इनका ज़्यादा आवाम इन पर ट्रस्ट करेगी। लेकिन जो लोग करते हैं वो करते हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे गरीब आवाम में हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि वो भी चीज़ को, इन बातों को समझ गए। ऐसा नहीं है जो लोग इनके साथ हैं ना, अभी तक इनके साथ चल रहे हैं, हम उन्हें बेवकूफ़ नहीं कह सकते, हम उन्हें ये नहीं कह सकते वो जाहिल हैं या वो उन्हें मुल्क से प्यार नहीं है। वो पाकिस्तानी हैं, उनके घर भी वही बिजली के बिल आते हैं, उनका भी आटा ख़रीदना मुश्किल हुआ, उनके सारे मामला। लेकिन क्या है, अना है। अना किस चीज़ की है? हम इतने पिछले सालों से इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम किसी और बेहतर को भी, वो बेहतर लग भी रहा है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे तो जी हमें लोग कहेंगे जी ये लोटा हो गए, हमारे बाप दादा क्या कहेंगे, हमारा तल्लक था किसी के साथ वो क्या कहेगा, हमारा चेयरमैन से तल्लक है वो क्या कहेगा। सिर्फ इस अना की वजह से वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। अब मजबूरी में तब्दील हो गई है जी, वो अना का भी आंसर इतना ख़ास नहीं है। क्योंकि नाज़रीन देखें, अगर जो सूरत हाल चल रही है, मैं ये बात जानता हूँ और शायद आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से तस्लीम करते हो कि जो पिछला 2018 का इलेक्शन था उसमें लोगों की मेंटालिटी, उसमें लोगों की इसके बारे में अवेयरनेस, और जो इस बार जो होने जा रहा है उसमें लोगों का, खान साहब आपको नहीं लगता कि ये लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और तमाम चीज़ों को बहुत डीपली जाके और ट्रांसपेरेंसी के साथ वो इस चीज़ को समझते भी हैं? वो उस चीज़ को तस्लीम करें ना करें वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन तमाम लोगों को इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो गया है कि जो हमारे साथ किया जा रहा है ये एक ऐसा कोई भोंडा मजाक है कि जिसके अंदर सरासर नुकसान जो है वो आवाम का ही है। दरअसल देखिए शेख साहब, मसला पता क्या है, हमें भी शायद उस टाइम एहसास नहीं था होता, हम भी नून लीग को सपोर्ट करते थे। पहले पार्टी यही होती थी। तहरीक इंसाफ तो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही है, शायद 25 से 27 साल हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा उसका मतलब वो ग्रो नहीं थी कि, या जो भी था या जैसे भी मामला थे लोग इसको इतना सुनते नहीं थे, लोग इनको ज़्यादा। ये तो जब लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि भाई इन्होंने ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, इन्हीं के एक दूसरे पे बनाए हुए केसेस सामने आए, इमरान खान ने लोगों को अवेयरनेस देनी शुरू की, तब जाके खुला, तो तब लोग डाइवर्ट होना शुरू हुए। अभी भी मसला ये है कि देखिए इमरान खान हमेशा अपने हर इंटरव्यू में हर जगह ये कहता था जी मैं अपनी एक यूथ तैयार कर रहा हूँ। हम नहीं थे समझते कि यार वो कौन सी यूथ है, वो क्या है, वो हमारा ही जिक्र कर रहा था। बेसिकली वो हमारा ही जिक्र कर रहा था। उसे पता था जो पुराने माइंडसेट है ना वो चेंज नहीं होंगे, वो अना पे अड़ जाते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो आने वाली नस्ल है ये बात को समझेगी, क्योंकि ये अब पहले एजुकेशन थी, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा एजुकेशन की रेशो नहीं थी जितना आजकल लोग पढ़ लिख हैं। आप देख लें हमारे मुल्क की ये सूरत हाल है कि हर तीसरा चौथा बंदा आपको ग्रेजुएट और मास्टर्स मिलेगा, चाहे उनके पास नौकरियां नहीं हैं हमारे मुल्क की क्राइसिस की वजह से। क्योंकि हमारे मुल्क में बाहर से जो है लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही,
लेकिन इस वजह से उनके पास नौकरियां नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा है हर बंदा, जी जो पढ़ा है। पहले जैसे हम देखें, अब यूट्यूब के तवस्सुत से मीडिया से बात कर रहे हैं, अपनी आवाम से बात कर रहे हैं, अपने जो अपने सुनने वाले उनसे बात कर रहे हैं। पहले ये सब नहीं था, जी था बिल्कुल। भी तो मतलब इतना ज़्यादा इसका ना शऊर नहीं था, एक्सेस नहीं थी। एक टीवी चैनल होता था, पीटीवी होता था, लोग उसको सुनते थे, वो सरकारी टीवी होता था, जो कहा जाता था वो बताया जाता था, वो सुना जाता था। अब कई ज़्यादा आज़ाद मीडिया चैनल्स हैं जी जो अब आज़ाद नहीं रहे, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन चलें जी, अगर 15 न्यूज़ चैनल्स हैं तो उनमें से एक दो हिम्मत कर ही लेते जी। हैं, जिसके तवज्जुह से लोगों तक बात पहुंच जाती है। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, बेशुमार ऐसे आपके पास जरिए हैं जिनसे आप तक हक सच बात पहुंच ही जाती है। अब वो बात नहीं रही कि किसी के साथ जुल्म होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। अब किसी दूर दराज इलाके में भी अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई जुल्म ज्यादती होती है तो वो बात मीडिया तक पहुंच जाती है, जी बिल्कुल। उसके ऊपर एक्शन हो ही जाता है। जैसा ऐसा मतलब अब वो दौर नहीं रह गया। वो इसी यूथ के लिए कोशिश कर रहा था जिस यूथ ने उसे समझा, और आज उसके इतने सुनने वाले हैं, उसके चाहने वाले हैं। अब देखिए कि मैं क्या आपको बताऊं, आज का नया ब्लेंडर है। कल हमारे साहबका वज़ीर ख़जाना साहब, जो आज से तकरीबन 4 साल पहले 2018 के अंदर शाहिद खकान अब्बासी, जी जी जो हमारे साहबका वज़ीर आज़म है, उनके तैयारे में बाहर फरार हो बाहर गए गए थे, थे। जी बिल्कुल गए थे। जिन पे आमदन से ज़्यादा असासों का केस है। आज जिन्होंने उस टाइम हमारे मुल्क को तबाह किया, जिन्होंने उस टाइम ख़जाना खाली किया, जो उस टाइम नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, आज उन्हीं को दोबारा बुलाया जा रहा है मुल्क को संभालने के लिए। संभालने के लिए। ये तो अब वही बात होगी, इस पे मैं क्या मिसाल दूं। अगर मिसाल दूंगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा, इसलिए मिसाल को रहने देते हैं। टॉपिक की तरफ आते जी हैं। जी बिल्कुल वही बनता है ना जी, वो टॉपिक अंधा की तरफ- बांटे रेवड़ियां और अपनों को दे। अपनों को तो दे। मकसद नाज़रीन कहने का ये है कि हम लोग हमेशा से ही आजमाए हुओं को आजमा रहे हैं। हम लोगों ने जो जब से हमारा पाकिस्तान बना और तब से लेके अब तक राउंड तकरीबन 75 ईयर्स जी जी 75 75 ईयर्स के अंदर जो भी हमें सियासत के लिए हिस्सा मिला वो सिर्फ दो घरानों में रहा, एक पीपल्स पार्टी में और एक नून लीग में। इससे दरमियानी जो टाइम था, टेन्योर था, ये इससे पहले का जो था, वो सारे का सारा टेन्योर हमारी जो क्या कहते हैं अफवाज हैं, यानी कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने टेक ओवर किए रखा। नाज़रीन, अगर जो 30 से 35 सालों के दरमियान में, माजरत चाहता हूँ, 30 से 35 सालों के दरमियान में जो सारा सिनेरियो हुआ, उन तमाम चीज़ों की अगर हम एक लिस्ट बना लें कि इससे पहले 30 साल पहले ये चीज़ इतने की थी, फिर इनका टेन्योर आया, इस टेन्योर के अंदर ये रेट क्या हुआ, फिर उसके बाद ये लोग आ गए, फिर इन्होंने आके कितना किया, फिर उसके बाद फिर वापस हमारी किस्मत का जो है ना वो देख लें जी कि हमारे साथ कितना बड़ा एक मजाक है कि बारियां थी। पहले नईम भाई ने कहा मैंने बारी लेनी है, फिर मैंने कहा मैंने लेनी है, फिर नईम भाई की बारी और फिर मेरी बारी। जब मेरी बारी आती थी तो नईम भाई अपोजिशन में होते थे और मुझे बुरा भला कहते थे, और जब इनकी बारी आती थी तो मैं अपोजिशन में होता था और मैं इनको बुरा भला कहता था। यानी कि हमने जो पाकिस्तान था उसको सिर्फ दो घरों में रहने दिया, और वो बादशाहत हमारे ऊपर बनी रही उनकी, और वो हमें अपनी रियाया समझते रहे, और हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले, हमारी आने वाली नस्लों के फ़ैसले वो ख़ुद ही एक बंद कमरे में बैठ के जो है ना वो करते रहे। ना तो उन्होंने अदलिया को इतना मौका दिया कि वो आज़ाद हों और जो है वो न्यूट्रल होकर फ़ैसले करें, और ना ही उन्होंने मीडिया को इतना आज़ाद किया। तो उस दौर में तो मीडिया कोई एक्सेस भी नहीं थी। वो जैसे नईम भाई ने बताया कि अभी वो मतलब एक आध चैनल होता था स्पेशली जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न जो होता था, तो वही सारी चीज़ों को जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल पाकिस्तान में डिलीवर करते होते थे। लेकिन उनके ऊपर भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के होते हुए वो लोग उन ख़बरों को जो था वो दूसरों तक पहुंचाते होते थे। लेकिन अब जैसा कि प्राइवेट मीडिया जो है वो चैनल जो लॉन्च हो गए हैं, और फिर आहिस्ता 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 अवेयरनेस आती चली गई, और लोगों के अंदर
मतलब अवेयरनेस का वो लेवल हुआ कि फिर एक सोशल मीडिया, यानी कि एक तो प्रिंट मीडिया था पहले, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आ गया, अब उसके बाद एक और जो है वो उसके अंदर तब्दीली आई और वो सोशल मीडिया। नाज़रीन, जब से सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को अपने हिसार में लिया है, उसके बाद से तो आपकी एक एक मोमेंट जो है ना वो महफूज नहीं है। मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। आपको डर हो, अल्लाह करीम का डर तो अब नहीं रहा ना जी। अगर अल्लाह करीम का डर होता तो वो बंद कमरे में 7 पर्दों के अंदर 7 दरवाजे बंद करके भी जो है ना वो आपको डर होता है। अगर जब आप उस डर से बाहर जो है वो निकलते हैं तो फिर जैसा कि वो एक बड़ी खूबसूरत बात है, कहते जी कि इंसान जितना अल्लाह करीम को पहचानने लगता है उतना ही वो उससे ज़्यादा डरने लगता है जी। ठीक है जी। तो जब हम अल्लाह करीम से दूरी इख्तियार करना शुरू करेंगे, जब हम नेचर से हटना शुरू हो जाएंगे और शैतानियत को वेलकम कर लेंगे, उसके लिए हम बहुत, क्योंकि उसकी वजह पता क्या है जी, उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत होती है। उसके अंदर आपको ये भी होता है कि यार अभी तो स्टार्टिंग डेज है ना, अभी कुछ नहीं होगा, तुम समेट लो, समेटना शुरू करो। और जब आप समेटते 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 जब आप को 2-4 साल गुजार लेते हैं, बल में तो 5 साल का मौका जी हमारी गवर्नमेंट में किसी को नहीं मिला, शायद जरदारी साहब को मिला हो। साहब को जी मिला। तो नाज़रीन वो कि फिर आपको फिर होता है यार अब तो मैंने इतना कर लिया, अब तो आखिरी दिन है, इसमें कौन सा कोई पूछेगा, तो चलो अभी और समेट लेते हैं। तो इसी लालच के अंदर हम अपनी तरफ तो उस चीज़ को खींच रहे होते हैं, पैसे को सेव कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे एक एक फैसले से, हमारे एक एक लम्हे की मोमेंट से वो हमारे लाखों करोड़ों भाइयों के लिए जो नुकसानात हम बो देते हैं जी, उसके वो जो असरात हैं वो कई सालों तक, बल्कि कई दहाइयों तक हमें जो वो झेलने पड़ते हैं। जैसा कि ये पिछले टेन्योर में जो गलत फ़ैसले हुए हैं, जिनमें ये हमारे साथ जो यूएनओ के मामला, सॉरी क्या नाम था जी जहाँ से हमें बैंक से पेमेंट आती है, आईएमएफ के साथ, माजरत के साथ, तो आईएमएफ के साथ जो हमारी डीलें हुई हैं उसके समरात अभी तक हम भुगत रहे हैं, और शायद पता नहीं ये कितनी दहाइयों तक हम इस चीज़ को जो है जी वो फेस करते हैं। है जी, ये तो अब हमें फेस करना पड़ेगा। ये क्राइसिस हम पे आने शुरू हुए 88 टू 89 से। उससे पहले बहुत माइनर सा कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर, मतलब आप कह लें कि 47 से लेकर 48 से लेकर 90 तक, 90 कर लें आप, 89 90 कर लें, तब तक ये तकरीबन ऑलमोस्ट बनते आपके 40 साल हम पे कोई इतना कर्जा नहीं था। ये जो 30 ईयर्स का टर्नओवर है ना, ये सारी तबाही इसी टर्नओवर में मचाएगी। इसके जो ज़िम्मेदारान हैं पीपल पार्टी, नवाज़ लीग और हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब, इन तीनों ने जो तबाही मचाई है ना, ये सारा जितना ब्लेम जाता है ये इन्हीं पार्टियों के सर पे जाता है। इसी टर्नओवर में इन्होंने सारा माल समेटना शुरू किया। जिन्होंने समेटा था अभी भी वो उनका दिल नहीं भरा। फिर आगे जी जिस तरह वो त्यारे में सरकारी तौर पर यहाँ से फरार हुए थे, उसी तरह दोबारा वो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे में दोबारा पाकिस्तान आ चुके हैं। आते ही उन्होंने सेनेट का हलफ उठा लिया, अब वो वज़ीर ख़जाना का हलफ उठाएंगे और फिर अपनी खिदमात पेश करेंगे जिस तरह वो अपने साबका दौर में करते रहे हैं, जिसको उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर भी, असेंबली के अंदर भी उन्होंने इसको माना कि मैंने करप्शन की है। अब फिर दोबारा आगे हैं, अल्लाह खैर करे। अब जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसका भी कोई हिसाब किताब लगाएंगे अब कि क्या करना है इन्होंने। ज़ाती मुफादात है जी जिनके लिए आए। इसहाक डार साहब इश्तिहारी थे, मफरूर थे, उन्होंने नैब में एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा जी मैं आगे अपने केसेस को फेस करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा जो दायमी वारंट है उसको कैंसिल किया जाए। अदालत ने 7 अक्टूबर तक उनके जो वारंट थे उनको मुअत्तल किया ताकि वो आए पाकिस्तान और आगे अपने केसेस का फेस करें। फेस उन्होंने क्या करना था, पाकिस्तान पहुँचे हैं, पहुँचते ही उन्होंने सेनेट में अपना हलफ उठाया, अब वज़ीर ख़जाना का उठा लेंगे। अब उनको सरकारी तौर पे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ले लेंगे। अब कुछ भी नहीं, जैसे आखिरी 10 माह से तारीख पर तारीख पड़ रही है, हमारे जो चंद दिन के वज़ीर आला रहे और जो वज़ीर आज़म हैं उन पे फ़र्द जुर्म नहीं लग सकी, इन पे भी नहीं लगेगी, किसी पे भी नहीं लगेगी।
बस निज़ाम ही कुछ हमारा इस तरह का जी कि इंसाफ जो है वो बस जो गरीब है ना उसको मिल जाता है जल्दी, क्योंकि उसको सजा जल्दी सज़ा मिल जल्दी मिल जाती है। वो अल्लाह बेचारा, अकबर। लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं मिलता, वो 5-10 साल जल्दी ही होते हैं, जितने जल्दी मिल जाए इतना ही अच्छा है। तो बस ये सूरत हाल है। अब कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से बस दुआ ही है हम कर सकते हैं, या फिर हम इंतज़ार करेंगे कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आ जाए जो हमें इस अजाब से निकाल दे। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए वज़ीर ख़जाना साहब वहाँ से चले हैं, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, ना कोई पॉलिसीज़ बनी है, ना अभी उन्होंने हलफ उठाया है। चेक करें आपके डॉलर गिरना शुरू हो गया। वो आप कहते हैं चेक जी, कर लें कि ये चीज़ भी अब अवाम पे जो इमरान खान बातें करते हैं जाहिर हो गई है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास इन्वेस्टर्स हैं जो हर चीज़ पे पैसा लगाते हैं। इन्होंने कॉल देनी होती है जी 10 अरब रुपए के डॉलर उठा के मार्केट में फेंक दें, डॉलर गिरना शुरू हो जाता है जी। 5 अरब 10 अरब के और जो दोबारा जी सेल कर दें जी, और नीचे आना शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने कहना होता है जी अब हमने बढ़ाना है, अब आप ख़रीदना चाहे तो ख़रीद लें। फिर रातों रात वो ख़रीद लेते हैं। फिर उनको ना बेचने में नुकसान है ना लेने में नुकसान है, उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है दोनों सूरतों में। जिस तरह उन्होंने दिया होता है उसी तरह वो ख़रीद लेते हैं, दोबारा फिर उनको उसी मुनाफे पे लौट आते हैं। कुछ भी नहीं किया और डॉलर नीचे आ रहा है, डॉलर नीचे आ गया। कुछ भी नहीं करेंगे और डॉलर ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल ये जी। क्या चीज़ है जो पहले लोगों की समझ में नहीं थी आती, अब लोगों की समझ में आती जी है। ऐसे ही है। वो कहते हैं जी जो डार है ना वो डॉलर पे भारी हो गया। यानी कि डार ने अभी पाकिस्तान में कदम रखा है और जो डॉलर है वो नीचे आना शुरू हो गया। नाज़रीन मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है कि हमारे साथ जो खेल खेला जा रहा है ना वो उसमें हमारा बिल्कुल फ़ायदा नहीं है और ना हम इस खेल से महजूज़ हो रहे हैं। नाज़रीन हम वो फुटबॉल हैं जिसको दरमियान में रखा जा रहा है और चंद एक लोग कभी उधर फेंक रहे हैं और कभी कुछ इधर फेंक रहे हैं और कुछ उधर फेंक रहे हैं। हर बंदा गोल करना चाह रहा है और वो गोल क्या है कि तमाम पैसा अपने ही अकाउंटों में अपने ही पास रख लिया जाए। नाज़रीन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर कि हमें जो दिखाया जा रहा है और जो हम देख रहे हैं अगर ये हकीकत है ना तो नाज़रीन वो वक्त दूर नहीं है कि खुदा न खास्ता हमारी कौम बांग्लादेश की तरह सड़कों पे आ जाएगी। हमारी कौम जैसे तुर्की के अंदर जो है वो एक इनकलाब आया, शायद हमारी कौम उस लिए निकल आई। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर खुदा न खास्ता जैसा श्रीलंका में हुआ है शायद हम उस तरफ जा रहे हैं। मेरी यही दुआ है बस तमाम, मैं ख़ुद भी यही दुआ करता हूँ, तमाम पाकिस्तानियों से भी यही इल्तिजा है कि आप लोग नमाज़ पढ़ें और ये दुआ करें कि जितने भी सियासतदान पाकिस्तान में मौजूद हैं, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जितने भी सहाफ़ी कम्युनिटी से रेलिवेंट लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस टाइम मेन सियासतदान ही है। जो बंदा पाकिस्तान के साथ मुखलिस है उसको अल्लाह ताला सेहत दे, जी उसको अल्लाह ताला किसी इक़्तिदार में शामिल करे, वो हमारे पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर फ़ैसले करे। और जो लोग गद्दार हैं चाहे वो कोई भी हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह ताला इस फ़ैसले को जितनी जल्दी करे, हम लोग दुआ करते हैं ताकि हमारी इनसे जान छूट जाए और हमारा मुल्क किसी बेहतर रास्ते पर चलने के। बस अच्छे लोगों के लिए दुआ है और जो गद्दार है उनसे हमारी जान छुड़ा दे अल्लाह ताला। जी बिल्कुल जी, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा कि अल्लाह करीम बस वैसा कर दे जैसा उसने हमारे लिए और मुसलमानों के लिए बेहतर सोचा हुआ है, क्योंकि इंसान की अकल एक महदूद है और अल्लाह करीम के ख़जाने और उसके चलाने के निज़ाम और उसकी हिकमत वो लामहदूद है। अल्लाह करीम से दुआ यही है कि अल्लाह करीम तमाम आलम इस्लाम को अपनी हिफाजत में रखे और वो अनासर जो इनको तोड़ना चाह रहे हैं, जो इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो इसका हमेशा से बुरा चाहते आ रहे हैं, और वो लोग जो इसमें उनका साथ दे रहे हैं, अल्लाह करीम तमाम को अपने उन
कहार होने के सदके उनको वैसा दिखा दे जैसा अल्लाह करीम ने सख्ती का वादा किया है। अल्लाह करीम आपका, मेरा और स्पेशली इस मुल्क का और तमाम उम्मत का हामी और नासिर हो। मुझे अपने भाई शेख राहील और हमारे जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, हरदिल अज़ीज़ हैं, नईम ख़ान साहब, इनको इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। और तब तक आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम पाकिस्तान को तमाम मुश्किलात से महफूज रखे और तमाम वो अनासर जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, अल्लाह करीम उनकी ख़बर खुद ले ले। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।